Okay, the first topic of this part was natural vibrations. Okay, every body is capable of vibrating with their or with its natural vibrations. ठीक है, natural vibrations मतलब in the absence of any external force when the body vibrates, the vibrations are called natural vibrations. Free vibrations भी बोलते हैं इसको, और इसमें तुम कोई भी एग्जांपल ले सकते हो. पेंडुलम, इसको डिस्प्लेस करो अपनी पोजीशन से, इट विल ऑसिलेट. ये उसके नेचुरल वाइब्रेशन है. बिकॉज वंस यू डिस्प्लेस्ड एंड यू लेफ्ट द पेंडुलम and when it starts vibrating, you are not actually doing anything to make it vibrate or make it oscillate. It is vibrating or oscillating on its own. So that means it is oscillating with its own natural frequency, or it is performing natural vibrations or free vibrations. ठीक है. So पहला एग्जाम्पल यहाँ पे बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का दिया है, और इसका एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी दिया है 1/2 पाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ जी बाय एल. ये फॉर्मूला तुमने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 के पार्ट सी में पढ़ा था. वहां पे न्यूमेरिकल्स थे इसके ऊपर. एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था, एक टाइम पीरियड का था. बट यहाँ पे वी डोंट हैव एनी न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इट, सो इट इज योर विश. इफ यू want to remember the formula, you can. Of course, it will be useful because it can be asked in a question that what is the formula for natural frequency of a vibrating pendulum. ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है. एक इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है सेकेंड्स पेंडुलम के बारे में. इफ यू रिमेंबर फ्रॉम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 पार्ट सी, सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड्स. मीन्स 1 टू एंड फ्रो मोशन के लिए उसको 1 सेकेंड लगता है, एंड दैट इज यूज्ड इन क्लॉक्स. सेकेंड्स पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड्स. उसकी लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर. ठीक है. उसकी फ्रीक्वेंसी होती है हाफ हर्ट्ज, 0.5 हर्ट्ज. ये था पेंडुलम के बारे में. फिर स्प्रिंग के बारे में बताया. स्प्रिंग को, किसी भी एक स्प्रिंग को अगर मैंने एक पोजीशन पे क्लैंप कर दिया और दूसरे पोजीशन को एक्सटेंड करके छोड़ दिया तो वो वाइब्रेट करेगी. अगर मैंने उसको कंप्रेस किया और फिर छोड़ दिया, फिर से वो ऑसिलेट करेगी स्प्रिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन. सो दिस ऑसिलेशंस which happens in spring when you disturb from its mean position or position of equilibrium are also called natural vibrations of spring, natural oscillations, free vibrations. ट्यूनिंग फोर्क का एग्जांपल दिया है. ट्यूनिंग फोर्क पता होगा तुमको. ट्यूनिंग फोर्क को अगर तुम रबर पैड के ऊपर स्ट्राइक करोगे तो इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ठीक है. ये जो ट्यूनिंग फोर्क से जो साउंड आता है ना, दैट इज ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी एंड उसको प्योर नोट बोलते हैं. सो देयर आर डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्क्स अवेलेबल फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट नोट्स, प्योर नोट्स, एंड दीज प्योर नोट्स आर यूज्ड फॉर ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ग्रैंड पियानो और गिटार. पियानो की जब तुम स्ट्राइक करते हो तो बहुत सारी स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर. फ्लूट या ऑर्गन पाइप में जब तुम ब्लो करते हो तो एयर वाइब्रेट होती है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से. और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी है. दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल बिकॉज इट इज आस्क्ड इन क्वेश्चंस. ठीक है. ये जो फ्रीक्वेंसी है वो एयर कॉलम की लेंथ पे डिपेंडेंट है. अगर तुम उसमें फ्लूट में देखो, देयर आर डिफरेंट होल्स, सो इफ यू क्लोज मल्टीपल होल्स यू विल हियर डिफरेंट साउंड. ठीक है. ऑर्गन पाइप में अलग होता है. ऑर्गन पाइप दोनों एंड पे ओपन भी हो सकता है या वन एंड क्लोज वन एंड ओपन भी हो सकता है. और उसमें जो फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है दैट इज 1:2:3. if the organ pipe is open at both ends. If the organ pipe is closed at one end, then the ratio of the frequency will be 1:3:5 and so on. ठीक है. सो ये पूछा जा सकता है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है. कोई भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, गिटार, सितार, वायलिन, इसको अगर उसकी स्ट्रिंग को तुम प्लग करोगे तो इट विल वाइब्रेट विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी. और यहाँ पे एक चीज याद रखना कि ये जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the square root of the tension in the string.
तुम्हें पता है पेग्स होते हैं गिटार के एंड में, गिटार का जो हेड होता है उस पर पेग्स होते हैं. इफ यू टर्न द पेग्स you will hear that the strings are becoming tighter and tighter and the sound is becoming more and more thin, shrill, high frequency. So frequency is directly proportional to the square root of tension. ये एक रिलेशन है. दूसरा रिलेशन है frequency is directly proportional to length. If you know गिटार पे जो fretboard होता है, fretboard पे if you press at a particular location which is near to the hole of the guitar, then the sound is very high pitch. मतलब हमने क्या किया, प्रेस करके स्ट्रिंग की लेंथ को छोटा कर दिया. मतलब शॉर्टर स्ट्रिंग्स वाइब्रेट विथ हायर फ्रीक्वेंसी. एम आई राइट? शॉर्टर, यस, शॉर्टर मींस लेंथ कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा. करेक्ट है. फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. एंड गिटार में तुमने देखा होगा 6 स्ट्रिंग्स होती है. देयर आर 6 स्ट्रिंग्स. सबसे टॉप वाली जो स्ट्रिंग होती है वो थिक होती है. फिर तुम जैसे नीचे जाओगे सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग थिन होती है. थिन स्ट्रिंग्स वाइब्रेट विथ हायर फ्रीक्वेंसी. थिक स्ट्रिंग्स जिसकी रेडियस ज्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है. सो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस. तो ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए है. एक फॉर्मूला दिया है फ्रीक्वेंसी का, याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इसको. कुछ को कभी क्वेश्चन नहीं आता इसके ऊपर. सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेमोराइजिंग अननेसेसरीली. ओके ओके. ये वाला थोड़ा सा टेक्निकल और इंपॉर्टेंट है. इफ यू सीन द वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड देयर आल्सो. एक स्ट्रिंग को अगर मैं 2 पॉइंट के बीच में स्ट्रेच करूं और उसको अलग अलग पोजीशन से प्लग करूंगा तो इट विल वाइब्रेट विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. जैसे अगर मैं मिडल से प्लग करता हूं तो इट विल वाइब्रेट लाइक दिस, सिंगल लूप बना के. द फर्स्ट फिगर ए यू सी, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी एफ. बट अगर मैं इसको प्लग करता हूं 1/4 लेंथ पे, 1/4 लेंथ मतलब अगर 100 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग है उसको 25 सेंटीमीटर पे प्लग करता हूं तो इट विल वाइब्रेट विद डबल द अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी. पहले मैं मिडल में प्लग कर रहा था, 100 सेंटीमीटर लेंथ की स्ट्रिंग को 50 सेंटीमीटर पे प्लग कर रहा था, फ्रीक्वेंसी एफ आ रही थी. अगर मैं 2f फ्रीक्वेंसी चाहता हूं तो मैं 25 सेंटीमीटर पे प्लग करूंगा, मतलब 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे प्लग करूंगा. बट अगर 1/6 द लेंथ पे मैंने स्ट्रिंग को प्लग किया तो वो 3 लूप्स बनाएगी स्ट्रिंग और उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3f. मतलब एक स्ट्रेच स्ट्रिंग को अलग अलग पोजीशन पे प्लग करने से अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड सुनाई देते हैं. एंड द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज आर 1:2:3. ठीक है. सो रिमेंबर, इफ L is the length of the string, the wavelength of different modes A, B and C which are seen in the figure will be 2L, 2L by 2 and 2L by 3 respectively. जो wavelength बन रही है उनके रेशियो दिए हैं 3:2:1 और रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी का रेशियो है 1:2:3. सो ये स्ट्रिंग के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं. ओके. ये जो नेचुरल वाइब्रेशंस होते हैं ना, जनरली दे without any external force, they will continue for infinity, for eternity. They will continue to happen, or the vibrations will continue with the same wavelength, same frequency, same amplitude forever. But that is unpractical, impractical. That is not practical. हमेशा ऐसा होता नहीं है. The vibrations are meant to die out, to phase out slowly. तो कैसे होता है एक्चुअल केस में? अगर तुम देखोगे तो दिस इज द एक्चुअल सिनेरियो. कोई भी चीज को तुम अगर वाइब्रेट करते हो, रिस्टोरिंग फोर्सेस तो रेडी है उसको डैम्प करने के लिए. जैसे मैंने एक पेंडुलम को अगर डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो पेंडुलम धीरे 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 रेस्ट पे आ जाएगा. क्यों होता है? बिकॉज द एयर सराउंडिंग द पेंडुलम, व्हाट इट डज, इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ पेंडुलम एंड इट स्लोली ब्रिंग्स इट टू रेस्ट. इफ देयर वुड हैव बीन नो एयर, तब क्या होता? तो चलता रहता, नेचुरल वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करता रहता. बट इस केस में नहीं हो रहा है ऐसा. जब एयर होती है देन द वाइब्रेशंस आर मेंट टू डाई आउट एंड दे आर नोन एज डैम्प्ड वाइब्रेशन. डैम्प्ड, तो यहाँ पे बोला है डैम्प्ड वाइब्रेशन का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. The periodic vibrations of a body of decreasing amplitude in the presence of resistive force are called damped vibration. Remember, और damped vibrations दो
रीजंस की वजह से एग्जिस्ट करता है. दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स, दैट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अचीव द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. बॉडी को वापस अपनी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना होता है, वो उसका खुद का टेंडेंसी होता है, एंड दैट इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स व्हिच ब्रिंग्स द बॉडी इनटू मीन पोजीशन. एंड द सेकंड इज फ्रिक्शनल और रेजिस्टिव फोर्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम. दोनों की वजह से बॉडी फाइनली रेस्ट पे आ जाता है और ये ऐसे वाइब्रेशंस करता है. अब इसके एग्जाम्पल क्या है? वो सारे एग्जाम्पल जो पहले पढ़े थे तुमने, वही सारे एग्जाम्पल है इन एयर. अगर सराउंडिंग मीडियम है तो डेफिनेटली वो डैम्प्ड वाइब्रेशन करेगा. जैसे एक ब्रांच को हमने पुल किया और रिलीज किया तो वो धीरे 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 वाइब्रेट करना बंद कर देगा. डैम्प्ड वाइब्रेशन. ट्यूनिंग फोर्क, सिंपल पेंडुलम, लोडेड स्प्रिंग इन एयर, डैम्प्ड वाइब्रेशन. तो यहाँ पे डिफरेंसेस दिए हैं नेचुरल और डैम्प्ड वाइब्रेशन के. बहुत सिंपल है, सब कुछ मैंने वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल. आई एम जस्ट गोइंग थ्रू अगेन सो दैट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन एंड आई कैन talk more about that particular part. So I will go to the next topic, that is forced vibration. अब देखो, पहले मैंने बताया नेचुरल वाइब्रेशन, फिर मैंने बताया डैम्प्ड वाइब्रेशन जो एक्चुअल केस है, रियलिटी है और जो प्रैक्टिकल है बेसिकली. और अब आते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन. और फोर्स्ड वाइब्रेशन हमारे हाथ में, वी कैन मेक इट हैपन. सो व्हाट हैपेंस इज when a body is under the influence of an external periodic force, the external periodic force makes sure that the body is continually vibrating or oscillating. It does not allow the body to stop oscillating. It will keep the body oscillating with its own frequency. जिस frequency से ये external periodic force body को oscillations करवा रहा है, उसी frequency से body oscillate होता जाएगा जब तक फोर्स है, ऑसिलेशन रहेगा. मतलब क्या हो रहा है कि एक एक्सटर्नल फोर्स जबरदस्ती एक बॉडी को वाइब्रेट करवा रहा है. सो दैट्स योर फोर्स्ड वाइब्रेशन. ठीक है. सो फोर्स्ड वाइब्रेशन पे तीन टाइप के फोर्स एक्ट होते हैं. रिस्टोरिंग फोर्स डेफिनेटली बॉडी के पास है, एक्सटर्नल फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स, और एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स. पहले दो जो फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, वो बॉडी के मोशन को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं. लेकिन जो लास्ट फोर्स है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, दैट हैज द एम ऑफ कीपिंग द बॉडी ऑसिलेटिंग विद द सेम फ्रीक्वेंसी एज इटसेल्फ. इटसेल्फ मतलब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, खुद की फ्रीक्वेंसी से बॉडी को वाइब्रेट करवाता रहेगा. और ये जो फोर्स है एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, उसको ड्राइविंग फोर्स भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज एक्चुअली पुशिंग द बॉडी टू कीप ऑन वाइब्रेटिंग. ठीक है. अब देखो, इसके एग्जाम्पल देखो तुम. When a stem of vibrating tuning fork is pressed against the top of a table, the tuning fork forces the tabletop to vibrate with its own frequency. The vibrations produced in the tabletop are forced vibrations. The tabletop has much larger vibrating area than tuning fork, so when you press the tuning fork against the table sends a greater energy and produce a louder, intense sound than produced by the tuning fork. तुम्हारे हाथ में छोटी ट्यूनिंग फोर्क है, रबर पैड से स्ट्राइक किया, वाइब्रेट हो रहा है, छोटा साउंड सुनाई दे रहा है. उसी ट्यूनिंग फोर्क को तुम एक बड़े सरफेस टेबल टॉप के साथ अगर फिजिकल कांटेक्ट में लेके आओगे तो टेबल टॉप जिसका लार्ज एरिया है वो लार्जर साउंड प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज दैट लार्जर एरिया विल सेंड, vibrating area will send a lot of energy into the surroundings and you will hear a loud sound. ठीक है. जैसे माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन मतलब माइक. माइक से जो साउंड जाता है, वो जो वाइब्रेशंस पास होते हैं स्पीकर में, जब ये वाइब्रेशंस पहुंचते हैं, स्पीकर का डायफ्राम बड़ा होता है, तो स्पीकर से जब ये साउंड निकलता है तो लाउड साउंड निकलता है. माइक से छोटा साउंड जाता है, स्पीकर से लाउड साउंड बाहर आता है. फोर्स्ड वाइब्रेशन. गिटार की स्ट्रिंग्स पे एक आर्टिस्ट जब पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करता रहता है तो गिटार में से साउंड कंटिन्यूसली एमिट होता है. सो द गिटारिस्ट इज एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग फोर्स्ड वाइब्रेशंस ऑन द गिटार. हॉलो बॉक्स वाले जो साउंड बॉक्स वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे गिटार, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज अकॉस्टिक गिटार. अकॉस्टिक गिटार में एक बॉक्स होता है हॉलो,
लकड़ी का, उसमें होल होता है, अंदर एयर होती है. सो क्या होता है कि व्हेन यू प्लग the strings vibrate and they force the air inside the hollow box to vibrate with their own frequency. So जब वो air vibrate होती है, air का surface area ज्यादा है because air is in the whole box. So when the air vibrates, it is actually allowing the sound to amplify. It is producing a louder sound. So acoustic guitar लाउड साउंड प्रोड्यूस करने के लिए बनाया गया. अगर पीछे बॉक्स नहीं होता, सिर्फ स्ट्रिंग्स होती, सिर्फ स्ट्रिंग्स को तुम हैव यू सीन इलेक्ट्रिक गिटार? इलेक्ट्रिक गिटार में बॉक्स नहीं होता है. इट इज लाइक जो रॉक म्यूजिक होता है उसमें यूज होता है इलेक्ट्रिक गिटार. इट डजंट हैव अ बॉक्स, इट हैज एन एम्पलीफायर अटैच्ड विद अ केबल. सो साउंड केबल के थ्रू, एम्पलीफायर के थ्रू तुम्हें सुनाई देता है. अगर तुम एम्पलीफायर कनेक्ट नहीं करोगे तो साउंड विल बी वेरी लो. You will not hear any sound practically. But in the acoustic guitar, since there is a box with air inside it, when you plug, when you strum or you do whatever with the guitar, you hear a loud sound without the use of amplifier. So that's why it is known as acoustic guitar. Acoustic means there is no electricity attached. It's acoustic, just natural sound. सो डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन यहाँ पे बताया. फोर्स्ड वाइब्रेशन में एक एक्सटर्नल सोर्स होता है, जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो बॉडी को अपनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करवाता रहता है. वाइब्रेशंस विल नॉट डाई आउट अंटिल एंड अनलेस द फोर्स इज रिमूव्ड. एक्सटर्नल फोर्स जब तक है वाइब्रेशंस चलते रहेंगे, डैम्प आउट नहीं होंगे. बट नेचुरल वाइब्रेशन विल डैम्प आउट. ठीक है. और इसमें एक स्पेशल केस आता है, दैट इज फोर्स्ड वाइब्रेशन का स्पेशल केस, दैट इज रेजोनेंस. सो रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस में फोर्स्ड वाइब्रेशन होते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि फोर्स्ड वाइब्रेशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है. जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो क्या होता है? द बॉडी स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विथ ग्रेट एम्पलीट्यूड, लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है. दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर दी और दोनों जब वाइब्रेट करेंगे एक दूसरे के साथ, दे विल एक्चुअली प्रोवाइड एनर्जी टू ईच अदर एंड अ लाउड साउंड विल बी हर्ड. सो रेजोनेंस इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन when the frequency of externally applied periodic force on a body is equal to the natural frequency of the body readily begins to vibrate with increased amplitude, loud sound. This phenomena is known as resonance. And the vibrations of large amplitude are called resonant vibrations. ये उसकी डेफिनेशन है, तुम्हें लर्न करनी पड़ेगी. ठीक है. कंडीशन क्या है रेजोनेंस के लिए? सो रेजोनेंस तभी होता है जब अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी के साथ मैच करती है, तभी रेजोनेंस हो सकता है. सो रेजोनेंस में लाउड साउंड क्यों सुनाई देता है? बिकॉज द बॉडी vibrating with very large amplitude sends forth a large amount of energy in the medium which produces a large sound. यहाँ पे कुछ demonstrations दिए resonance के. You will find hundreds of video on YouTube. Resonance तुम अगर लिखोगे ना, demonstration of resonance or demo of resonance or resonance experiment, if you type these keywords in YouTube, you'll get hundreds of videos which will make sense to you कि हाँ अच्छा ऐसा होता है, ऐसा सुनाई देता है. So you should do that. Watch some videos. I will send in the group. Experiment 1 क्या है? एक बॉक्स है, साउंड बॉक्स बोलते हैं उसको, हॉलो बॉक्स है, अंदर से खाली है, ओपन है एक साइड से. उसके ऊपर एक ट्यूनिंग फोर्क रखा है और ट्यूनिंग फोर्क भी वाइब्रेट कर रहा है. सो ट्यूनिंग फोर्क को एक रबर पैड के साथ स्ट्राइक किया, बॉक्स के ऊपर रखा. ये बॉक्स के बिल्कुल सामने एक दूसरा बॉक्स है, वो भी हॉलो है, ओपनिंग, उन दोनों का माउथ आमने सामने फेस कर रहा है और उसके ऊपर एक ट्यूनिंग फोर्क ऑलरेडी अटैच्ड है. तो अब ये ट्यूनिंग फोर्क लेफ्ट साइड वाला वाइब्रेट करेगा, ये बॉक्स को नीचे जो साउंड बॉक्स ए है उसको वाइब्रेट करवाएगा. साउंड बॉक्स के अंदर जो एयर है वो वाइब्रेट होगी. साउंड बॉक्स के अंदर एयर वाइब्रेट होते होते सामने वाले साउंड बॉक्स के अंदर की एयर को वाइब्रेट करेगी. सामने वाले साउंड बॉक्स की एयर, मतलब साउंड बॉक्स बी की एयर, जो राइट साइड में साउंड बॉक्स है उसकी एयर साउंड बॉक्स बी के मटेरियल को वाइब्रेट करेगी और साउंड बॉक्स बी का मटेरियल सेम फ्रीक्वेंसी से उस ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करेगा. अब दोनों ट्यूनिंग फोर्क एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, तो वो दोनों में क्या हो जाएगा? रेजोनेंस.
फोर्स्ड वाइब्रेशन किसने दिया? ट्यूनिंग फोर्क ए ने। और वो फोर्स्ड वाइब्रेशन से कौन सी ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करेगी? ट्यूनिंग फोर्क बी। ट्यूनिंग फोर्क बी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क ए की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, तो क्या हुआ? रेजोनेंस. सो यू विल हियर अ लाउड साउंड व्हेन दिस वाइब्रेशंस आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन ट्यूनिंग फोर्क टू अदर with the box and the air, they will produce a loud sound. ठीक है, so that's example number 1. Then example number 2 is pendulums. ये बहुत ही सुपर्ब एक्सपेरिमेंट है. यहाँ पे दो ऐसे पेंडुलम है जिनकी लेंथ सेम है, ए और बी, और दो ऐसे पेंडुलम है जिनकी लेंथ अलग अलग है, सी और डी. सी शॉर्ट है, डी लॉन्ग है. तुम अगर पेंडुलम ए को डिस्प्लेस करके छोड़ दो तो पेंडुलम ए वाइब्रेट करेगा. अब ये वाइब्रेशंस जो है ना, उसकी एनर्जी जाएगी ऊपर स्ट्रिंग, रबर स्ट्रिंग में. रबर स्ट्रिंग से वो जो एनर्जी है वो आगे कैरी होगी, क्योंकि वो मटेरियल है. इट विल डेफिनेटली एब्जॉर्ब सम एनर्जी एंड पास इट अलोंग. ठीक है, जब वो आगे पास करेगा, पेंडुलम सी को पहले एनर्जी मिलेगी. पेंडुलम सी की लेंथ और पेंडुलम ए की लेंथ सेम नहीं है, सो दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी. सो पेंडुलम सी विल वाइब्रेट लिटिल बिट बट नॉट टू मच, बिकॉज फोर्स्ड वाइब्रेशंस पेंडुलम ए दे रहा है और पेंडुलम ए की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अलग है, क्योंकि उनकी लेंथ अलग है. पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी तभी सेम होती है जब उनकी लेंथ सेम हो. ठीक है, अब पेंडुलम सी जब वाइब्रेट करेगा तो वो सेम एनर्जी आगे रबर स्ट्रिंग से आगे बढ़ेगी और वो पेंडुलम बी को मिलेगी. पेंडुलम बी की लेंथ पेंडुलम ए से इक्वल है, तो वो दोनों ए की फ्रीक्वेंसी के साथ और इवन ज्यादा फ्रीक्वेंसी के, एम्पलीफाइड फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेशंस करने लगेंगे, ए और बी साथ में. लेकिन डी जिसकी लेंथ ज्यादा है, इट विल नॉट वाइब्रेट मच, it will again vibrate only a little bit. So C and D are vibrating little bit, A and B are vibrating with large amplitude. Here you can see a resonance happening. इसके बाद है resonance in air column and this is amazing. यहाँ पे अगर तुम देख पा रहे हो, एक सेटअप है, एक लेफ्ट साइड में एक छोटी सी ट्यूब है, पानी भरा हुआ है, राइट साइड में एक बीकर है जिसमें पानी भरा हुआ है, और दोनों नीचे से एक रबर ट्यूब से कनेक्टेड है. कैन यू सी दैट? सो ये जो रबर ट्यूब है उसके थ्रू वो वाटर भी फ्लो हो सकता है. अच्छा भाई, अब तुम अगर देखोगे तो दोनों वेसल्स, टेस्ट ट्यूब और बीकर, ये दोनों एक क्लैम्प से कनेक्टेड है, और क्लैम्प को तुम ऊपर नीचे कर सकते हो. मतलब अगर टेस्ट ट्यूब को मैंने ऊपर किया तो टेस्ट ट्यूब का जो वाटर का लेवल है वो कम ज्यादा होगा, क्योंकि टेस्ट ट्यूब को मैं ऊपर करूंगा उसमें से पानी निकल के चला जाएगा बीकर में. टेस्ट ट्यूब को नीचे करूंगा तो बीकर में से पानी टेस्ट ट्यूब में आ जाएगा. मतलब आई कैन एडजस्ट द लेंथ. सो इसमें क्या होता है, देखो मैं बताता हूं तुम्हें. व्हेन यू ब्रिंग वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब and keep the level of the test tube at certain value and hear the vibrations, you will hear some sound of the vibrating air column inside the test tube. Then change the level of water in test tube. Again bring the test tube near the mouth of tuning fork. What you will see? At a particular level of water you will hear a loud sound. क्यों? क्योंकि ट्यूनिंग फोर्क की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और टेस्ट ट्यूब के अंदर जो पानी है, वाटर लेवल, सॉरी एयर है, एयर लेवल, वो एयर कॉलम और ट्यूनिंग फोर्क की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, तो रेजोनेंस होता है दोनों के बीच में. सो ट्यूनिंग फोर्क्स वाइब्रेशंस फोर्स द air column to vibrate with its natural frequency and you can hear a loud sound. Then again when you go down at certain level, मतलब एयर कॉलम की certain height पे वापस तुम्हें loud sound सुनाई देगा. Again for another certain level you will hear a loud sound. So you will notice that अगर first sound 10 सेंटीमीटर एयर कॉलम के लेंथ पे आया था, हाइट पे आया था, दूसरा साउंड आएगा 30 सेंटीमीटर पे, और तीसरा साउंड आएगा 50 सेंटीमीटर पे, और चौथा साउंड आएगा 70 सेंटीमीटर पे, एंड सो ऑन. Now if you take the ratio of the heights which I just told you, 10, 30, 50, 70, the ratio comes out to be 1:3:5:7 and on. क्यों होता है ऐसा? ये तुम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वाला जो केस था उसको याद करो. मैंने तुम्हें बोला था कि जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है उसमें जो एयर कॉलम होती है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है? it is of the ratio 1:3:5:7. So at the same ratio you will, at the same heights you will hear a resonating sound. So that is mentioned over here.
तो अगेन डिफरेंस बिटवीन फोर्स्ड एंड रेजोनेंट वाइब्रेशंस यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। फोर्स्ड वाइब्रेशन में रेजोनेंस मतलब लाउड साउंड नहीं सुनाई देता है, बट रेजोनेंट वाइब्रेशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन जहां पे पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करने वाली बॉडी और वाइब्रेट करने वाली बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती है और इसलिए तुम्हें लाउड साउंड सुनाई देता है। ठीक है, सो इसके डिफरेंसेस दिए हुए हैं, प्लीज गो थ्रू देम अगेन if you need for writing the answers of course। पेंडुलम वाला हमने देखा है, सम एग्जांपल्स में फर्स्ट ही पेंडुलम का दिया है, वो ABCD 4 पेंडुलम का जो मैंने बताया था, सेम थिंग, 2 pendulums with same length, if one of them is displaced and both of them are connected with a rubber string, both of them starts vibrating with high amplitude since resonance happens as their natural frequency matches। Resonance in machine parts, I don't know about whether you have seen some heavy machineries somewhere। big factories में बड़े बड़े machines होते हैं। एक machine मैं तुम्हें बताता हूँ, and I have used this machine while I was studying engineering। it is known as lathe machine। it's like this, it's a huge machine, बहुत बड़ा होता है। what you do is you carve out different metallic parts on these machines। इनको ना बॉटम पे बहुत ही टाइटली कनेक्ट किया जाता है ग्राउंड के साथ, मतलब बोल्ट किया जाता है फाउंडेशन के साथ। दे डोंट लीव इट लाइक जस्ट रखते नहीं है उसको, फाउंडेशन करके या फिर कंक्रीट करके या फिर बोल्ट करके उसको ग्राउंड के साथ पूरा फिक्स कर देते हैं। और उसके पीछे एक रीजन है, रीजन ये है कि व्हेन यू ऑन द मशीन देयर आर मेनी मूविंग पार्ट्स इन द मशीन and they are all separate, they are not all single part, they are all connected with each other with nuts and bolts, so they are all moving parts separate assembled together in the form of a machine। अब क्या होता है कि सपोज मशीन की मोटर स्टार्ट हो गई, अब वो मोटर से जो मैकेनिकल एनर्जी है, वाइब्रेशंस है, वो दूसरे पार्ट्स में पहुंचेंगे। अगर किसी भी पार्ट का नेचुरल फ्रीक्वेंसी मोटर के थ्रू आने वाली मैकेनिकल एनर्जी से प्रोड्यूस होने वाले वाइब्रेशंस की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो क्या होगा, द मशीन विल स्टार्ट मूविंग विगरसली। एंड द सेम थिंग यू माइट हैव सीन विथ योर वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन है तुम्हारे घर पे? वॉशिंग मशीन में जब कपड़े सूखते हैं, जो ड्राइंग साइकिल होता है ना एंड में, तब वो बहुत स्पीड में रोटेट करता है, and then you might have seen that the washing machine actually goes around vigorously and it produces a loud sound। have you seen that? have you observed that? that is basically resonance का example। जो अंदर मोटर है, वो मोटर जिस स्पीड से या वो ड्रम को रोटेट कर रहा है और उससे जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उसके आउटर केसिंग के नेचुरल वाइब्रेशन से जब मैच कर जाता है, then the machine starts dancing, the washing machine starts dancing, and it's very difficult, like sometimes you feel like you're holding it, but should not do that because you can get hurt, so that is a little serious thing। तुम्हें समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? Sometimes in machineries one vibrating part can force the other parts to vibrate at their natural frequency and then the machine starts rattling very vigorously। this is the example of resonance। if you traveled in this NMMT buses, the local transports, NMMT buses में कभी ट्रैवल किया है? गलती से किया होगा कभी तो आगे जो ड्राइवर बैठता है ना, उसके बाजू में इंजन होता है, वो इंजन के बाजू में से फ्लैप रहता है। हम मेरे टाइम में तो था, मैं तो स्कूल बस में ही जाता था, मतलब लोकल बस में, BEST में। तो वो जो इंजन के ऊपर का जो कवर था, दैट वाज वेरी लूज। जनरली इन ऑल द बसेस इट वाज ऑलवेज लूज। सो जब वो ड्राइवर बस के इंजन को स्टार्ट करता था तो वो बहुत ही ज्यादा विगरसली रैटल करने लगता था, और वो इसीलिए बिकॉज वो इंजन एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन से पूरे बस की बॉडी को शेक करता है। मतलब इट इज नॉट डेलिबरेट,
इंजन एक्चुअली जब कनेक्टेड होता है बस से, और बस की बॉडी तो ऊपर है, ठीक है, तो इंजन जब शुरू होता है इट इट एक्चुअली प्रोड्यूसेस सम मैकेनिकल एनर्जी, एंड ये मैकेनिकल एनर्जी पूरे बस को वाइब्रेट करता है, और बस की खिड़कियां, फिर वो इंजन के ऊपर लगा हुआ फ्लैप, वो सब ऐसे रैटल करने लगते हैं फॉर अ मोमेंट मे बी 2 seconds, एंड देन द बस स्टार्ट्स. सो दिस हैपेंस ओनली एट द स्टार्ट टाइम, जब बस स्टार्ट होती है. कभी नोटिस किया होगा तुमने, आई एम नॉट श्योर. So this is basically example of resonance in machine parts. And that's why all the machine parts should be fastened very securely. मतलब उसको securely तुम्हें tight करके रखना चाहिए, because if you don't do that, then what will happen is sometimes some part may fall off while the machine is running, and that can cause injury or some accident. Okay. Resonance in stretched string and sound box of musical instrument and sonometer. So you might have seen that the musical instrument with sound box like guitar, when you plug the strings with a particular force, it produces a loud sound. With a greater or smaller force, it does not produce a loud sound, but at a particular force it produces a very loud and clear sound. So that is when you vibrate the strings, and the strings and the air in the sound box, they vibrate together with their natural frequency, producing amplitude, high amplitude sound, very loud sound. Then resonance in air column and tuning fork, ये हमने देखा कि जब tuning fork को हमने टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो एयर कॉलम है उसकी सर्टेन हाइट के ऊपर रखा तो वो लाउड साउंड सुनाई दिया, बट जैसे ही हमने हाइट को चेंज किया लाउड साउंड बंद हो गया, वापस एक सर्टेन हाइट पे लाउड साउंड सुनाई दिया. सो दिस इज ड्यू टू रेजोनेंस. रेजोनेंस इन अ ब्रिज, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है. जब कोई ट्रूप एक सस्पेंशन ब्रिज को क्रॉस करता है, सस्पेंशन ब्रिज, यू माइट हैव सीन सस्पेंशन ब्रिजेस, मैं तुम्हें दिखा देता हूं एक बार. सस्पेंशन ब्रिज ऐसे होते हैं सस्पेंशन ब्रिजेस, और जनरली माउंटेन्स में सस्पेंशन ब्रिज ऐसे होता है. यू सी दिस वन, दिस इज इन माउंटेन्स. एक मिनट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ हिमाचल. ये तुम्हारा लक्ष्मण झूला इन ऋषिकेश. यू माइट हैव सीन, आई डोंट नो इफ यू सी, बट इट इज लाइक दिस. ओके, ये वेरी ओल्ड, मतलब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में सब बना के गए. तुमने देखा होगा कहीं ऐसा ब्रिज. सो ऐसे ब्रिज पे से जब सोल्जर्स गुजरते हैं, सोल्जर्स जनरली दे मार्च इन सिंक. ठीक है, व्हेन दे मार्च इन सिंक, what happens is they all put their foot together on the ground. Just imagine 50 people putting their foot together on the ground. What will happen? There will be a certain vibration producing in the ground at the same time. अच्छा, उसके बाद दूसरा फुट आएगा, फिर दूसरा, अब ये आगे चल रहे हैं, तो periodically the feet of all the soldiers are you can say pounding on the ground. And what will happen? This will create a certain frequency or forced vibrations with a certain frequency on the ground. और सपोज ये चीज इस ब्रिज पे हो रही है तो क्या होगा? ये जो फोर्स्ड वाइब्रेशन इस ब्रिज पे क्रिएट हो रहे हैं, अगर ये ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गए तो क्या होगा? तो ये ब्रिज वाइब्रेट करने लगेगा विथ अ ग्रेट फ्रीक्वेंसी, with a frequency with a great amplitude, I'm sorry, with an amplitude so great, so large that the bridge will start shaking, and it might happen that it can come out of its foundation. उससे फाउंडेशन से वो निकल जाए ब्रिज, और उससे जहां पे उसको सिक्योर किया हुआ है वो टूट जाए, और उसके जो सस्पेंडेड एंड्स है वो टूट जाए, बिकॉज ऑफ द ग्रेट एम्पलीट्यूड विच द
forced vibration is creating, which is matching with the natural frequency of the bridge. And that's why soldiers are always asked to break their steps while crossing a suspension bridge. ठीक है, so that the bridge will not be harmed. और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक एग्जाम्पल दिया हुआ है रेडियो और टीवी रिसीवर्स का. रेडियो और टीवी रिसीवर्स में जो एंटीना होता है, जो रिसीवर होता है, उसमें से एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है रिसीवर में से. और ये रिसीवर की वेव्स जो सिग्नल है, जो इनपुट सिग्नल है, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ जब मैच करती है, दोनों की फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाती है, मतलब रिसीवर के वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी और इनपुट सिग्नल के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाती है, तब वो जो पर्टिकुलर चैनल है रेडियो का या टीवी का, वो क्लियर हो जाता है एंड यू आर एबल टू हियर दैट चैनल और सी द विजुअल्स ऑफ दैट चैनल क्लियरली. ये रेडियो में तो अभी भी होता है. एफएम अगर तुम देखो तो 98.5 और व्हाटएवर उस फ्रीक्वेंसी पे क्लियर सुनाई देता है, बट अगर तुम फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो फिर वो क्लैरिटी खत्म हो जाती है, बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी द रेजोनेंस हैपेंस. सो सिग्नल रिसीव करने के लिए component of the radio or TV receivers should vibrate with the same frequency as the natural frequency of the signal which is sent by the transmitting tower. अगर दोनों फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, रेजोनेंस होगा, तो ही एनर्जी ऑफ दैट सिग्नल ऑफ द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी विल बी रिसीव्ड क्लियरली एंड यू विल बी एबल टू हियर द चैनल. ठीक है, सो ये वाला पार्ट था. इसमें न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी नहीं है, सब थियोरेटिकल क्वेश्चंस है. सो आई जस्ट वेंट थ्रू द होल चैप्टर, होल पार्ट ऑल ओवर अगेन. नाउ आई टोल्ड दैट विल डिस्कस 7B, विल डू द solved examples in a while, but before that I want to go through the characteristics of sound and their subjective and objective nature. ये I think third part है, तुमने ये देखा नहीं है. So let me just go through it quickly so that we can target to finish this chapter today only. We have time and we can do it. So there are three characteristics of sound: loudness, pitch and quality. And these characteristics, the loudness, pitch and quality, these are subjective characteristics. Remember that these characteristics of sounds are subjective in nature. Subjective मतलब सुनने वाले पे डिपेंड करती है ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, सुनने वाले पे डिपेंड करती है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि जो ये साउंड सुन रहा है वो ही डिसाइड कर सकता है कि ये साउंड लाउड है या नहीं है, इसकी पिच ज्यादा है या नहीं है, इसकी क्वालिटी सूदिंग है या नहीं है. ये सुनने वाले पे डिपेंड करता है. दैट्स व्हाई सब्जेक्टिव नेचर, सब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं इनको. ये तो एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सब्जेक्टिव है, बट सब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा साउंड के पास कुछ ऑब्जेक्टिव नेचर भी होता है, ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो सबके लिए सेम होती है. ठीक है, जैसे इंटेंसिटी. इंटेंसिटी मतलब हम लोग साउंड का जो मेजरमेंट करते हैं कि हाउ लाउड इज द साउंड, उसको हम लोग इंटेंसिटी के फॉर्म में मेजर करते हैं. तो लाउडनेस सब्जेक्टिव नेचर है और इंटेंसिटी ऑब्जेक्टिव है, जिसको मेजर कर सकते हैं. इवन लाउडनेस भी मेजर हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ अंदाजा है. इंटेंसिटी एक्यूरेसी है. पिच सब्जेक्टिव है, लेकिन फ्रीक्वेंसी, पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे. फ्रीक्वेंसी मेजरेबल है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्टिव है. क्वालिटी और टिम्बर ये दोनों सब्जेक्टिव है, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नेचर नहीं है. ऑब्जेक्टिव मतलब इट इज नॉट मेजरेबल क्वांटिटी, इट इज ओनली अंडरस्टैंडेबल और विच कैन बी फेल्ट, इट कैन नॉट बी मेजर्ड. ठीक है, सो पहले लाउडनेस की बात करते हैं. नाउ लेट मी गिव यू वन वेरी नाइस एग्जांपल. लाउडनेस क्या होता है? लाउडनेस वो एक कैरेक्टरिस्टिक है जिससे तुम एक लाउड साउंड और एक फेंट साउंड को, जिसकी दोनों की फ्रीक्वेंसी पिच या फ्रीक्वेंसी या फिर क्वालिटी सेम है, ठीक है, वैसे साउंड को तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ द लाउडनेस. वैसी एक कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग लाउडनेस बोलते हैं.
तो लेट मी गिव यू अ वेरी रिलेटेबल एग्जांपल. तुम्हारे घर पे यू माइट बी हैबिचुएटेड ऑफ लिसनिंग टू सम म्यूजिक. घर पे कोई म्यूजिक सुनता है, and it might happen sometimes or often maybe that तुम्हारा जो म्यूजिक का चॉइस या टेस्ट है वो तुम्हारे घर के एल्डर्स को समझ में नहीं आता है. किसी के साथ ऐसा हुआ है? नहीं. कौन है यहाँ पे हु इज अ फैन ऑफ रॉक रॉक म्यूजिक, हेवी मेटल? ओके. भार्गव. ओह, वेरी नाइस. भार्गव, who's your favorite band? Which is your favorite band or favorite rock artist? Anyone? Bhargav? Bhargav, I can't hear you. I want to make it interesting, but it depends on you. If you answer me. Okay. Any other genre which you listen to? Krishabh, can you tell me? Which genre is your favorite genre in music? Hip hop? Rap? तो क्या है? क्या? यश? सर ऐसा कुछ है नहीं वैसे. Oh, Bhargav says his favorite band is Green Day. I also like Green Day. Green Day, I think, I think it is alternative rock. Green Day is very loud, quite loud. So when you listen to Green Day on a loud volume, it's possible that your parents might not approve. Oh, Rishi Kumar says AC/DC. What are you talking about? Really? वो तो क्लासिक है यार. वो तो मतलब मेरे पहले के जमाने का है वो. दे आर फ्रॉम 70s 80s. तुम्हें पसंद है AC/DC और आर यू जस्ट किडिंग? एक गाने का नाम बता AC/DC का. Any one song? Can you name one song from AC/DC? It's a long way to the top. अरे क्या बात है. तुमने स्कूल ऑफ रॉक देखी है क्या? नहीं. हाईवे टू हेल. अच्छा. Okay. So yeah, this kind of music basically, if you listen to this kind of loud and very provocative music, it might be possible that your parents or your grandparents or your elders will not approve of it. तो वो लोग क्या बोलते हैं? अरे बहुत लाउड है यार, इसको बंद करो. एंड यू फील दैट इट इज नॉट लाउड, इट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट. यही वॉल्यूम पे सुना जाता है. ये कोई भजन थोड़ी है जिसको हम लोग 10 पे सुनेंगे. इसको तो 50 पे सुनना पड़ेगा, तभी तो मजा आएगा, तभी तो पंच मिलेगा. राइट? द फील यू गेट इज ऑन हाई वॉल्यूम, राइट? इट्स अ हाई ऑक्टेन सॉन्ग, सो हाई वॉल्यूम तो नेसेसरी है. लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स अप्रूव नहीं करते. तुम्हारे एल्डर्स बोलते हैं ये तो क्या है, बहुत लाउड, शोर शोर मचा रहे हो तुम. दिस इज नॉइज. उनको नॉइज लगता है, तुम्हें नॉइज नहीं लगता. सब्जेक्टिव. तुम देख रहे हो सब्जेक्टिव नेचर. लाउडनेस इज सब्जेक्टिव. तुम्हारे लिए वो लाउड नहीं है, उनके लिए वो लाउड है. सो लाउडनेस इज वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर. बट यस, if you talk about intensity, then it can be measured. ठीक है. सो इंटेंसिटी डिपेंड करती है वो साउंड के वेव फॉर्म पे. अगर वेव फॉर्म को ध्यान से देखोगे तुम, तो सम साउंड्स विल हैव वेव फॉर्म विच विल हैव स्मॉल एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड तो पता ही होगा तुम्हें, जो दिख रहा है यहाँ पे. एंड सम साउंड्स विल हैव अ लार्ज एम्पलीट्यूड. Large amplitude means loud sound, small amplitude means small sound. And when I say loud here, I'm talking about intensity, not the subjective nature, but the measurable nature. ठीक है? So loudness depends on the amplitude of the wave, and loudness is derived
from the term intensity. Actually, intensity is the characteristic from which we derive loudness. So intensity of a sound wave at a point of a medium is the amount of sound energy passing per second normally through the unit area at that point. और intensity का जो unit है that is watt per meter square. ठीक है. Intensity of ordinary sound is nearly 10 raised to minus 6 watt per meter square. Minimum intensity of sound audible to ears like rattling of leaves or pin drop silence. वो pin का जो drop है that is 10 raised to minus 12 watt per meter square. Greater the energy carried by a sound, greater is the intensity of sound. Intensity of sound wave in air is proportional to the square of the amplitude of vibration. जितना ज्यादा amplitude उतना ज्यादा intensity. It is directly proportional to the square of the frequency of vibration. जितनी ज्यादा frequency उतनी ज्यादा intensity, and it is directly proportional to density of air. एयर की डेंसिटी जितनी ज्यादा उतनी इंटेंसिटी ज्यादा. तुम जैसे जैसे सी लेवल से ऊपर जाओगे डेंसिटी ऑफ एयर कम होती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी कम होगी उसके साथ साथ. ठीक है, बिकॉज इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन दिस. सो इंटेंसिटी इज मेजरेबल क्वांटिटी. अब जब तुम रॉक म्यूजिक सुनोगे अपने घर पे, लाउड म्यूजिक सुनोगे, तो तुम्हारे ईयर और तुम्हारे एल्डर्स या पेरेंट्स के ईयर्स के लिए इंटेंसिटी तो सेम ही होगी, लेकिन उसका जो फील है, जो तुम फील कर रहे हो, that is loudness. That is subjective. For you it is not loud, for them it is loud. But intensity for both of you is same. So that is the objective characteristic. I hope you are understanding what I am saying. इसलिए मैंने example के साथ समझाया इसको. ठीक है. Then again subjective and objective nature of intensity और loudness पे वो लोग ने बात की है, जो मैंने समझाया already. Okay. फैक्टर्स अफेक्टिंग द लाउडनेस. अब देखो लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है. लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, जस्ट लाइक इंटेंसिटी. लाउडनेस वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स. तुम जितना सोर्स से दूर रहोगे उतना लाउडनेस तुम्हें कम सुनाई देगा, एंड एज यू आर नियर टू द सोर्स लाउडनेस विल बी ग्रेटर. सो सम पीपल दे वांट टू सिट next to the loudspeakers, huge speakers, and listen to songs because they get the feel very easily, right? Because the nearer they are, greater effect of sound they will have. Just a moment. So as nearer you are to the source of sound, greater will be the loudness, and as far you go, the loudness will decrease. Again, the surface area of vibrating body. If the surface area is small, sound will be small, and if the surface area is large, sound will be large. Simple example for that is speaker. छोटे portable speakers आते हैं, Bluetooth speakers. You hear the sound, but it is not very loud. But the same music or same song or same voice, same sound, if heard on a huge speaker, large speaker, it is very loud. So it is just the surface area of vibrating body. Then loudness depends on the density of medium, just like intensity. Higher density, higher loudness. It depends on the presence of resonant bodies. If the resonant bodies are present near the sound producing source, then loudness will be greater because they all will vibrate with the same natural frequency as the source of sound. And then there is this derivation or the relationship between loudness and intensity given over here, having absolutely no importance for examination or anything. Like अभी इस derivation का कोई meaning या ज़रूरत नहीं है, बट सिर्फ एक चीज़ इसमें याद रखना कि loudness और intensity का direct relation नहीं. ठीक है, loudness का जो unit है ना, that is decibel. Bell है actually unit, लेकिन SI unit इसका decibel है. ठीक है. सो ये डेसिबल और इंटेंसिटी का जो यूनिट है, उनमें बहुत ही एक वियर्ड रिलेशन, लॉगैरिथमिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. दैट मीन्स इफ द लाउडनेस इंक्रीजेस बाय 1 डेसिबल, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड चेंजेस बाय 26%. वेरी वियर्ड रिलेशनशिप. इट डज नॉट हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. लॉगैरिथमिक वे में उसको वो लोग ने डिराइव किया है. ये सारे डेरिवेशन और फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, तो इसमें पढ़ना भी मत, इसके बारे में नहीं सोचोगे तो ही अच्छा.
Then comes the level of sound produced by different objects, जैसे जेट के टेक ऑफ में पुलिस की सायरन, डीजल लॉरी और कार, वैक्यूम क्लीनर, और you know the day to day things which you hear in your life surroundings. तो इन सब की लाउडनेस के लेवल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. तो लाउडनेस ये लोग ने बताया है मेजरेबल क्वांटिटी के टर्म्स में, बिकॉज इंटेंसिटी इज वेरी साइंटिफिक. तो नॉर्मल लेमैन टर्म्स में समझने के लिए, बिकॉज लाउडनेस इफेक्ट्स आवर लाइव्स, ट्रैफिक का नॉइज इफेक्ट्स आवर डे टू डे एक्टिविटी, और हम जब साइलेंस में चले जाते हैं वी आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट मोर, राइट. तो लाउडनेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. इसलिए बहुत सारे जगह पे हॉस्पिटल्स या स्कूल्स होते हैं, वहां पे यू विल सी द साइन बोर्ड्स शोइंग नो हॉर्न्स. अननेसेसरी हॉर्न नहीं देना. क्यों? बिकॉज लाउडनेस एक्चुअली अफेक्ट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ पर्सन. सो लाउडनेस को कंट्रोल करना है, और लाउडनेस मेजर भी होना चाहिए. ठीक है. सो लाउडनेस मेजर करने के लिए ऐप भी आते हैं. तुम अपने एंड्रॉइड पे डाउनलोड करो ऐप, देखो लाउडनेस मेजर और समथिंग डेसिबल, तुम्हें ऐप मिलेगा एंड यू कैन एक्चुअली मेजर द लाउडनेस ऑफ द रूम इन विच यू आर राइट नाउ. देन टेक इट ऑन द रोड एंड मेजर, टेक इट इन द आउटसाइड एंड मेजर. यू विल कम टू नो दैट कितना लाउडनेस है तुम्हारे अराउंड. नॉइज पोल्यूशन यू ऑल आर अवेयर अबाउट. 120 डेसिबल से ज्यादा जो भी साउंड है सब नॉइज पोल्यूशन में आते हैं, चाहे वो रॉक म्यूजिक का ही क्यों ना हो. तो इसीलिए तुम्हें भले अच्छा लगे लाउड साउंड, लेकिन वो किसी के लिए नॉइज पोल्यूशन हो सकता है. सो डू नॉट टॉर्चर योर एल्डर्स, योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स, whoever thinks that AC/DC is not cool. Respect their choices and please use a headphone while you listen to such music. But there is a problem. Headphones can also damage your ear greatly. हेडफोन्स एंड दोज कान के अंदर जो डालते हैं ना आजकल, जो आते हैं, मेरे पास भी है, मैं नाम भी भूल जाता हूँ उसका, क्या बोलते हैं यार उसको, छोटे छोटे आते हैं जो ईयरबड्स एक्चुअली ईयरबड्स. तो उसमें ज्यादा लाउड म्यूजिक अगर तुमने सुना, इट कैन डैमेज योर ईयर्स. और उसमें एक पर्टिकुलर ब्रांड है, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया, आई डिडंट न्यू. सोनी का एक पर्टिकुलर मॉडल है. अगर तुम Amazon पे उसके रिव्यूज देखोगे तो सब में लिखा है कि दे हैव डायग्नोस्ड विद सम डिफेक्ट ऑफ हियरिंग आफ्टर यूजिंग दैट. मतलब इट्स नॉट अ परमानेंट डिफेक्ट, बट इट इज सम काइंड ऑफ इंजरी विच इट डज टू योर ईयर्स. So some high loudness or frequency sound can definitely damage your delicate organs of your ears. So be very careful while using headphones and earbuds. Don't use them for a long period of time. Don't listen to a very loud music on them. So you have to be balanced about it. Then comes pitch or shrillness and frequency. As I told you, pitch or shrillness is a subjective nature of sound and frequency is objective. Frequency is mathematical. Frequency can be calculated, but pitch is what you feel. So let me give you an example. तुम्हारे स्कूल में, क्लास में, तुम्हारे पहचान नेबरहुड में या कहीं भी कोई एक ऐसा पर्टिकुलर इंडिविजुअल होता ही होगा, नो ऑफेंस टू गर्ल्स, बट कोई एक ऐसी लड़की होती होगी जिसका आवाज तुम्हें कानों में लगता है. तो तुम बोलते यार इसको बंद कराओ, यार इसको चुप कराओ, कोई क्यों चिल्ला रही है ये इतना. है क्या कोई ऐसी इरिटेटिंग लड़की जो हमेशा ही चिल्लाती रहती है क्लास में? होती है, सबके लाइफ में होती है. आई एम नॉट सेइंग यू आर द वन, बट यू माइट बी द वन फॉर समबडी एंड समबडी माइट बी द वन फॉर यू. जिसको हम पसंद नहीं करते वो ये लड़की होती है जो बहुत ही हाई पिच में बात करती है. सो वी माइट फील दैट किसी का आवाज ना कानों में चुभता है. कोई टीचर भी ऐसी हो सकती है. मेल टीचर तो ऐसे हो ही नहीं सकते क्योंकि हम तो मेल हैं. हमारे गले का जो मैकेनिज्म है वो हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करने के लिए बना ही नहीं है, चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना करें. But female teachers can do that. They have capability of producing very shrill sounds. And when they shout on somebody, you close your ears
and you wish for it to get over as soon as possible, and you wish to get away from that crime scene जहां पे ये हो रहा है, right? So ये that is pitch, high pitch. You don't like high pitch. It's very shrill. It irritates your ears. ठीक है? But the same individual, उसकी दोस्त या उसके फैमिली मेंबर्स को ऐसा नहीं लगता होगा, उनको नहीं लगता होगा कि इनका आवाज कानों में लगता है, उसके पेरेंट्स को नहीं लगता होगा ऐसा, क्योंकि they don't have that feeling kind of irritation from that particular individual. So why you are having it? Because it's subjective nature. Subjective मतलब वो तुम्हारी feeling है. That's how you perceive that sound, and that is the subjective characteristic of sound: pitch or shrillness, thin or thick sound. ठीक है? Frequency, on the other hand, is measurable. Frequency depends on the waveform of sound. You see? दोनों में देखो, फ्रीक्वेंसी में फर्क है दोनों साउंड में. ऊपर वाला लो पिच लो फ्रीक्वेंसी साउंड है, नीचे वाला हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है. जितने ज्यादा वाइब्रेशन एक साउंड वेव करता है पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, उतनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होती है. जितने कम वाइब्रेशन एक साउंड वेव करता है, उतनी कम उसकी फ्रीक्वेंसी होती है. सो दैट इज बेसिकली पिच और श्रिलनेस और फ्रीक्वेंसी. Musical instruments are the best examples to explain pitch or frequency. You know, there are different kinds of musical instruments with different frequencies or pitch. जैसे कि stringed instruments generally can be high pitch, high frequency instruments. ठीक है? Flute can be very high frequency, violin can be very high frequency, but on the other hand, drums, they can be low frequency. तबला कैन बी लो फ्रीक्वेंसी. ठीक है? सो परकशन जनरली लो फ्रीक्वेंसी में आता है, फ्लूट स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट हाई फ्रीक्वेंसी में आता है. तुमने और एक चीज नोटिस की होगी कि जब तुम टैप के नीचे कोई बॉटल रखते हो भरने के लिए, पानी भरने के लिए, या फिर कोई कंटेनर रखते हो, तो उसमें जैसे जैसे पानी का लेवल ऊपर आता है, द साउंड चेंजेस, एंड इवन without looking at that container you know that when the container is full or not. Have you noticed that? अगर नहीं नोटिस किया तो आज ही करना, किचन में जाना और एक्वागार्ड का नल खोल देना और नीचे एक बॉटल रखना और देखना मत वहां पे. ठीक है? और कुछ ही सेकंड्स में पीछे से एक टपली मारेगी तुम्हें तुम्हारी मम्मी. क्या कर रही है, क्या कर रहा है, तो देखे पानी बह रहा है नीचे, क्या क्या हो क्या रहा है यार, What is happening? ठीक है? सो हाँ, अगर पेरेंट्स नहीं है वहां पे तो तुम एक्सपेरिमेंट्स अपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हो. सो यू जस्ट लिसन टू द साउंड विल चेंज एज द बॉटल विल फिल, एज द एयर कॉलम इन द बॉटम गेट्स reduced in size. Basically water gets filled and air column becomes smaller and smaller. The pitch of the sound or the frequency will keep on increasing. So just notice that is very visible. See, यहाँ पे भी लिखा है यार, मैं आई एम नॉट what you can say, अरे ये क्या बोलते हैं आजकल, नियति, तुम्हें ही पता होगा. ये जेंडर के बारे में वो होता है ना, सेंसिटिविटी, जेंडर सेंसिटिविटी, क्या है आजकल बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं उसको यार, I really cannot recollect. बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए लोग, फेमिनिज्म और ये सब. Anybody else who is a feminist here or close to that? Siddhi, you know anything about it? वो क्या प्रोनाउंस यूज करते हैं, शी हर, क्या है ये सब, क्या बकवास है, मुझे समझ में नहीं आता ये कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट समझा दो कोई मेरे को प्लीज. क्या है शी हर, फिर वो कोई नया है, क्या बोलते, क्वियर. क्वियर क्या होता है, व्हाट इज क्वियर, क्वियर स्टीयर, क्या है ये सब. एनीवेज, कमिंग टू दैट लेटर. बट यहाँ पे लिखा है, देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ. सो इफ एनीबडी ओवर हियर हैज दोस प्रोनाउंस और दैट क्वियर थिंग और व्हाटएवर गोइंग ऑन in their lives, it's okay. I am not saying, your textbook says
the voice of women is usually of higher pitch than that of a man. ओके मतलब विमेन का आवाज कान में लग सकता है एट पर्टिकुलर ओकेजन्स. विमेन कैन लूज देयर माइंड एंड उनका आवाज कान में लग सकता है. ऐसा पॉसिबिलिटी हर विमेन में होता है, मैन में नहीं होता है. ठीक है, नहीं हो सकता. तो हाँ, ये है बात, ये फैक्ट है, मैं उसको नहीं चेंज कर सकता. एंड आई एम नॉट बीइंग ऑफेंसिव टू एनी जेंडर न्यूट्रल. Okay, or last, just a moment. There are some bad news is coming. So the next the next characteristic of sound is quality or timbre or and waveform. Yeah, so यहाँ पे एक objective characteristic है waveform और subjective जो nature है that is quality or timbre. I just want to ask all of you that sometimes you talk to somebody on phone, like you pick up your phone, you talk, you don't know whose number is that. You talk to somebody on phone and without looking at their face or without knowing who is calling, you can easily identify with whom you are talking just by their voice. Just by their voice. If it is one of your parent, or if it is your relative, anyone very close to you, you need not get confused about who is calling. अगर तुम्हारे किसी नियर एंड डियर फैमिली मेंबर के एज का और सेम जेंडर का और सेम लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी से बात करने वाला कोई और इंडिविजुअल तुमसे फोन पे बात करेगा, तो तुम पहचान जाओगे कि ये वो आदमी नहीं है या ये वो इंडिविजुअल नहीं है. बट अगर वो तुम्हारा फैमिली मेंबर, मतलब तुम्हारे फादर है, मदर है, तो तुम्हें तुरंत पता चल जाता है फोन पे कि दिस इज योर फादर और योर मदर और दिस इज समबडी. फोन पे. हाउ इज इट पॉसिबल? How is it possible that without even looking at their face, just by hearing the word hello, you understand कि ये वो person है? How is it possible? It is possible because every sound has a particular waveform which is associated with a particular quality or timbre of the sound. ये दोनों साउंड को अलग करता है. क्वालिटी ऐसा एक कैरेक्टरिस्टिक है जो दो सेम फ्रीक्वेंसी और सेम लाउडनेस वाले साउंड को अलग करता है. चलो एक एग्जांपल ये दिया. दूसरा एग्जांपल, यू आर लिसनिंग टू योर फेवरेट आर्टिस्ट सॉन्ग ऑन हेडफोन्स और स्पीकर्स और व्हाटएवर, and you don't know basically who has sung the song. It's a new song and you listen to it, and if you know that particular artist very well, if it is your favorite artist, you will know that he has or she has sung that song. तुम्हें पता चल जाता है कि ये गाना किसने गाया. कैसे पता चलता है? Because every sound of a human or of an instrument has a particular waveform which is associated with its quality and which is different, and that quality cannot be missed. So without knowing the name of the song, without knowing the singer, you exactly know that which singer has sung that song because of the waveform. So waveform is that characteristic which distinguishes different sounds from each other. जैसे यहाँ पे दो वेवफॉर्म दिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की लाउडनेस भी सेम है, लेकिन दोनों का शेप अलग अलग है. दिख रहा है तुम्हें? जो ऊपर वाला है वो सॉफ्ट है और नीचे वाला हार्श है. सो ऊपर वाला हो सकता है पियानो का और नीचे वाला हो सकता है वायलिन का. टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग सेम लाउडनेस, सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट साउंड्स. ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स और इंडिविजुअल से अलग अलग वेवफॉर्म के साउंड निकलते हैं. ये देखो, वेवफॉर्म ऑफ ट्यूनिंग फोर्क एंड वेवफॉर्म ऑफ पियानो, दोनों में कितना डिफरेंस है. सॉरी, जस्ट अ मोमेंट. सी, वेवफॉर्म ऑफ ट्यूनिंग फोर्क एंड वेवफॉर्म ऑफ पियानो, दोनों में कितना डिफरेंस है.
So that is the that is the characteristic of sound. So quality of musical sound depends on the number of subsidiary notes and their relative amplitudes present along with the principal note. तो म्यूजिकल साउंड में क्या होता है पता है? देर आर मेनी वेव्स सुपर इम्पोज्ड ऑन ईच अदर. सुपर इम्पोज मतलब मिक्स. मेनी साउंड वेव्स मिक्स. एक पियानो का की अगर तुम स्ट्राइक करते हो, द साउंड यू हियर, और एक ट्यूनिंग फोर्क को तुम स्ट्राइक करके जो साउंड सुनते हो, उसमें बहुत फर्क है. ट्यूनिंग फोर्क इज जस्ट लाइक डेड म्यूजिक, डेड नोट. इट डज नॉट हैव फील टू इट. बट पियानो का एक अगर की को तुम प्रेस करोगे तो इट हैज अ फील टू इट. वो फील क्यों आती है? बिकॉज देर आर कपल ऑफ वेव्स सुपर इम्पोज, साउंड वेव सुपर इम्पोज और मिक्सड विथ ईच अदर, which gives that musical sound. So musical sound is very different from a normal note. Sound note is just plain sound note, vibration. Musical note or musical sound is basically superimposition of different waves mixed with each other, जिसमें subsidiary notes होती है, secondary, subsidiary मतलब secondary, and principal main note होती है. ठीक है. सो ऐसे मिक्सचर को हम लोग म्यूजिकल साउंड बोलते हैं. और जब ये म्यूजिकल साउंड एक प्रॉपर रिदम के साथ बजता है तो वो म्यूजिक बनता है. बट ऐसे म्यूजिकल साउंड को अगर तुम रिदम में नहीं प्ले करोगे तो वो नॉइज बन जाएगा. ठीक. सो दैट इज द थिंग. म्यूजिक एंड नॉइज जो भी मैंने बताया उसके बारे में दिया है. प्लेजेंट कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म साउंड प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर एंड पीरियोडिक वाइब्रेशन इज म्यूजिक. And irregular succession of disturbances and discontinuous sound is known as noise. देखो दोनों के वेव फॉर्म देखो. वेव फॉर्म देख के पता चल जाएगा कौन सा रेगुलर है, म्यूजिकल है, और कौन सा नॉइज है. ऑफ कोर्स. एंड दैट्स इट. सो see, the chapter is over as per me. कुछ selected questions है I would like to give you as homework, and जो हम डिस्कस करने वाले थे आज एक्चुअली, बट आई वुड लाइक टू गिव यू एज होमवर्क सो दैट तुम्हारा एक रिवीजन हो जाए और एक बार, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीक से थोड़े टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो द चैप्टर इज ओवर. प्लीज मार्क द होमवर्क ऑल ऑफ यू. एक्सरसाइज 7B यहाँ से हमने आज शुरू किया था. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 8, 1, 2, 3, 4 के बाद डायरेक्टली 8. प्लीज मार्क कर लो सब लोग. टेन, 8 के बाद डायरेक्टली 10. जस्ट अ मोमेंट. हेलो.